वैक्सीन को लेकर पीएम ने सर्वदलीय बैठक में कही बड़ी बात। पीएम मोदी ने कहा, अब बस कुछ ही हफ्तों का है इंतजार। भारत की अपनी 3 अलग अलग वैक्सीन का ट्रायल अलग अलग चरणों में है। एक्सपर्ट्स ये मानकर चल रहे हैं कि अब कोरोना की वैक्सीन के लिए बहुत ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। माना जा रहा है कि अगले कुछ हफ्तों में कोरोना की वैक्सीन तैयार हो जाएगी। पीएम ने दिए संकेत, सबसे पहले कोरोना वॉरियर्स बुजुर्गों को मिल सकती है वैक्सीन। कांग्रेस ने वैक्सीनेशन को लेकर खड़े किए सवाल। कांग्रेस नेता अधीर रंजन ने कहा, जनता को वैक्सीन पहुंचाने का स्पष्ट रोड मैप नहीं। तो जिनकी 2 वक्त की रोटी कमाना मुश्किल होते हैं, तो इतने डोज की पैसा कहां से लाएंगे? तो इनको सब्सिडी में दिया जाएगा या मुफ्त में दिया जाएगा? इसका कोई दिशा निर्देश आज की जो ऑल पार्टी मीटिंग इसमें नहीं दिया। अधीर रंजन बोले, गरीबों को कैसे पहुंचेगा टीका, इस पर बात होनी चाहिए। आ गया कोरोना का काल। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। प्राइम डिबेट देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं जेपी शर्मा। कोरोना वैक्सीन को लेकर आज सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री के इस बयान से कि कोरोना वैक्सीन का अब बस कुछ हफ्तों का ही इंतजार है, कोरोना की बंदिशों से आज जाए लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई है। प्रधानमंत्री ने संकेत दिए कि सबसे पहले स्वास्थ्य कर्मियों को, फिर बुजुर्गों को वैक्सीन दी जाएगी। हालांकि वैक्सीन के आ जाने के बाद कितने दिन में वो लोगों तक पहुंचेगी, उसको लोगों तक पहुंचाने की रणनीति क्या होगी, वो कितने दिन प्रभावी होगी, उसके क्या दुष्प्रभाव कितने दिन में सामने आ सकते हैं, ये प्रश्न फिलहाल अनुत्तरित हैं। लेकिन फिर भी लोगों में उम्मीद का संचार हुआ है। कोरोना काल की शुरुआत से ही लोग इस कोरोना काल का काल कब आएगा, इसका इंतजार बेसब्री से कर रहे हैं। वैक्सीन को लेकर सियासत भी अंगड़ाई लेने लगी है और यह तय है कि वैक्सीन को लैब से निकलकर आम आदमी तक पहुंचने के दौरान कई सियासी हमले भी झेलने होंगे। आज प्राइम डिबेट में इस पर बात होगी, इन सवालों के जरिए कि क्या कोरोना काल का काल अब नजदीक आ गया है, किन चुनौतियों और आशंकाओं में लिपट कर आएगी हमारी वैक्सीन, और कोरोना के बाद अब वैक्सीन को लेकर सियासत, इसका इलाज क्या? तो हमारे साथ प्राइम डिबेट में आज कांग्रेस नेता आरसी चौधरी साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता पंकज जोशी जी हैं, श्याम सुंदर शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं, और सीनियर सर्जन डॉक्टर नरेंद्र अटोलिया हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का। पंकज जी, सबसे पहले तो ये आप लोगों को स्पष्ट करना चाहिए कि अगर ये अपेक्षा की जा रही है कि आप समयबद्ध तरीके से वैक्सीन कैसे पहुंचेगी और क्यों नहीं निःशुल्क पहुंचेगी, इस बात का ऐलान करें, तो इसमें राजनीति क्या है? ये अपेक्षा तो स्वाभाविक नहीं है क्या? देखिए जेपी शर्मा जी, बड़ी अजीब सी बात थी कि आज जो है आप देखिए अधीर रंजन चौधरी जी ने पूछा कि साहब जो है वैक्सीन फ्री मिलेगी या मिलेगी। अभी जांच आप सरकार में कैसी कर रहे हैं भाई? प्रदेश जांच कर रहा है कि नहीं कर रहा? 8 महीने से जो है इसके जांचें चल रही है कि नहीं चल रही, दवाइयां चल रही है कि नहीं चल रही? और केवल वो लोग इस पर प्रश्न उठा रहे हैं जो अपने आप को ये कहते हैं कि हमारे यहाँ फ्री जांचें हैं, फ्री वैक्सीन है। ऐसे लोग यदि प्रश्न उठाएंगे तो ये तो वही बात होगी कि जिस तरीके से अमेठी के अंदर जो है फूड पार्क की घोषणा 2006 में हुई और 2013 तक नहीं हुई। तो मैं कह रहा हूं कि आज इन लोगों को ये पूछने के लिए कम से कम अपने जो यहाँ के लोग हैं, जो यहाँ के एक्सपर्ट्स हैं, यहाँ के जो व्यवस्था करने वाले लोग, इस देश के जो लोग हैं, खास करके जब इस पूरी देश और दुनिया ने देखा है कि विश्व के अंदर जब लोगों में मास्क को लेकर के, पीपी किट को लेकर के अफरा तफरी मची हुई थी, चाइना के ऊपर लोग विश्वास करते थे कि अब हमें मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, लेकिन इस भारत के लोगों ने, इस भारत के जो है व्यक्तियों ने, यहाँ के क्षमतावान जो है लोगों ने बना करके जो है सब चीजों को मुहैया करा के 6 महीने में ऐसी स्थिति बना दी, 3 महीने में ऐसी स्थिति बना दी कि सब लोगों को जो है आराम से उपलब्ध हो रही है। तो मैं कह रहा हूं कि यदि इस तरीके के प्रश्न यदि विपक्ष उठाता है तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आज हमारे जो देश के जो लोग हैं, जो वैज्ञानिक हैं, जो लोग इस चीज में लगे हुए हैं, वैक्सीन
वैक्सीन बनाने में लगे हुए हैं, उसको जो है डिस्ट्रीब्यूशन में लगे हुए हैं, उनकी क्षमताओं पर प्रश्न उठाते हैं। मैं कह रहा हूं राजनेताओं को इस चीज से बाहर जाना चाहिए, कम से कम विपक्ष को बाहर जाना चाहिए कि आज इन चीजों पर बात करने के लिए सर्वदलीय बैठक थी आपकी, आप जाकर के पूछ सकते थे कि हम लोगों की किन किन से बात करनी है। आप वहां के नेता हैं पार्लियामेंट के, आपने बात करते कि आप लोगों को विश्वास है कि नहीं है, आपके वैज्ञानिकों पर विश्वास है कि नहीं है। ये वही पार्टी है जिसने 2000 जब माननीय जो है अब्दुल कलाम साहब का दूसरा कार्यकाल जब शुरू हो रहा था तो इन्होंने जो है राष्ट्रपति उनको नहीं बनने दिया, उनकी योग्यताओं को होते हुए भी। इस कारण से इनको हमेशा कहीं ना कहीं ये चीज लगती है कि हमारे पास ऐसा होगा कि नहीं होगा, कहीं ऐसा तो नहीं होगा। तो ये जो प्रश्न है ये बेफालतू के प्रश्न और देश और दुनिया को उलझा करके रखना चाहते हैं, और ये जो है राजनीति के अलावा और कोई चीज नहीं जानते। मैं कह रहा हूं कि अब तो कम से कम बात जाना चाहिए। पूरी विश्व ने देखा है, पूरी दुनिया ने देखा है, और भारत की वैक्सीन जो है आज पूरे चाहे यूएस बना रहा हो चाहे ब्रिटेन बना रहा हो, उसके साथ साथ जो है हम जो है कदम से कदम मिलाते हुए हमारी 3 वैक्सीन जो है ट्रायल पर है। सर, आपने जो राजनीतिक बातें की उसका जवाब तो आपके राजनीतिक मित्र देंगे, लेकिन मुझे बताइए पंकज जी कि मेरे सवाल में ये बात कहाँ थी कि इस देश के लोग वैज्ञानिकों पर सवाल उठा रहे हैं या इस देश के जो 140 करोड़ क्षमतावान लोग हैं उस पर कांग्रेस सवाल उठा रही है या कोई और सवाल उठा रहा है? सवाल तो ये उठ रहा है, और ये सवाल कहाँ से उठा ये भी आप अच्छी तरह से जानते हैं। ये स्वतः स्फूर्त अपने आप हवा में नहीं फेंका गया है। बिहार के चुनाव में जब आपने बात की कि बिहार के लोगों को हम फ्री में वैक्सीन देंगे, वहां से बात शुरू हुई है। तो किसी और के ऊपर दारोमदार कैसे जाता है? बात शुरू तो आपने की। सर्वदलीय बैठक में पूछा क्या आपने? किसने? मुझे बताइए कि आप सर्वदलीय बैठक में गए कि नहीं गए, और वहां गए तो आपने पूछा क्या? और मुझे बुलाया जाता तो मैं जरूर जाता और मैं सवाल भी उठाता। जिन्होंने 55 साल सरकार चलाई है उनको ये तो पता होगा कि क्या व्यवस्था है देश में, या नहीं है वो भी, या वो भी या नहीं है तो निश्चित रूप से बताएंगे उनको। मैं तो इसका जवाब भी दूंगा और सवाल भी करूंगा आपसे। आरसी चौधरी साहब को सुनते हैं। बोलिए चौधरी जी। देखिए जेपी जी, सबसे पहले तो देश जिन हालातों के अंदर से गुजर रहा है, देश के जो लोग हैं जिस भयावह एक वातावरण के अंदर जो अपने जीवन को और अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं, उसके बीच में वैज्ञानिकों के अथक परिश्रम से और जो कोरोना वॉरियर्स हैं उनके अथक परिश्रम से उन्हें ये आश्वस्त हैं कि उनकी जिंदगी सुरक्षित है। मैं साधुवाद देना चाहता हूं इस देश के आम ग्रामीण लोगों को जिन्होंने अपने जीवन को सीमित करके अपने घरों में रह के किस प्रकार से देश के लोगों ने अपने जीवन को यहाँ पे मृत्यु दर को सबसे कम रखा है। लेकिन आज सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस प्रकार से वैज्ञानिक सतत अपने प्रक्रिया में लगे हुए हैं, देश के अंदर लोकतांत्रिक व्यवस्था है और लोकतांत्रिक व्यवस्था के जो मुखिया हैं उसके आचरण पे देश देखता है। देश प्रधानमंत्री जी के 24 मार्च के उस वक्तव्य को नहीं भूला है जब उन्होंने कहा था 21 दिन से 18 दिन में महाभारत का युद्ध जीता था, 21 दिन में कोरोना का युद्ध जीतेंगे, और किस प्रकार से तात्कालिक रूप से यहां पे लॉकडाउन की घोषणा की गई थी, किस प्रकार से अफरा तफरी मची थी। इसलिए उनके वक्तव्य पे संदेह होता है। जेपी जी तो मेरी बात पूरी करूं, देखिए जेपी जी आपकी बात आप बोलिएगा, लेकिन बीच में अगर कोई मेरा सवाल होगा तो उसको भी जरा बताते चलिए। पंकज जी सुनिए एक मिनट। आप लॉकडाउन के ऊपर सवाल उठे। लॉकडाउन तो राजस्थान में 2 दिन पहले हुआ, पूरे देश में 25 मार्च से हुआ, यहाँ तो 22 मार्च से हो गया था। तो लॉकडाउन तो एक हथियार था, एक औजार था आपके पास, एक इंस्ट्रूमेंट था कोरोना से लड़ने का। जेपी जी निश्चित रूप से राजस्थान की सरकार ने पहले सजगता से पहले कदम उठाया, लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने 21 दिन के बाद में जब दूसरा लॉकडाउन घोषणा की थी तब देश के प्रधानमंत्री ने क्या इसके सामने ब्लूप्रिंट रखा था? देश के वैज्ञानिकों को क्या बयान थे? देश का जो रक्षा मंत्रालय है जो सदैव जो डेली प्रेस ब्रीफिंग करता था क्या वो कर रहा था? उसके बाद में तमाम जो प्रश्न है वो प्रश्न उठते हैं। आज ये भी प्रश्न उठता है। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं सबको हम वैक्सीन देंगे। देश की वित्त मंत्री है जब बिहार के चुनाव आते हैं तब वो कहते हैं हम बिहार के लोगों को सबको फ्री वैक्सीन देंगे। आज देश के जो रक्षा सचिव, देश के जो स्वास्थ्य सचिव हैं वो कह रहे हैं हम वैक्सीन देने की कभी बात नहीं की। आखिर इस देश के अंदर क्या किसी की कोई जवाबदेही है? क्या किसी के वक्तव्य पे कोई विश्वास किया जा सकता है? देश का नागरिक आखिर किसके वक्तव्य पे विश्वास करे? देश के वित्त मंत्री का वक्तव्य कोई मायने नहीं रखता, देश के स्वास्थ्य सचिव का मायना नहीं रखता, देश के प्रधानमंत्री का कोई मायना नहीं रखता। क्या रोड मैप है? आज सर्वदलीय मीटिंग की बैठक के अंदर तमाम पार्टियों ने आश्वस्त किया कि उनसे जितना सहयोग देश की सरकार लेना चाहती है वो पूरे राजनीतिक दल उसके लिए तैयार हैं। इस देश के अंदर टीकाकरण का सबसे बड़ा एक नेटवर्क है जो पूर्ववर्ती सरकारों ने बनाया, जो कांग्रेस की सरकारों ने बनाया। इस टीकाकरण को लेके किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप है। जरूरी आपकी मनसा की है। तो क्या आप आने वाले समय में मतदाताओं को देंगे जिस राज्य में चुनाव होगा, या फिर आप कांग्रेस या बीजेपी के लोगों को बांट के देंगे? क्योंकि राजस्थान के भी स्वास्थ्य मंत्री, आपको वो वक्तव्य ध्यान होगा, उन्होंने कहा था कि एसएमएस के हॉस्पिटल में चाहिए 212 नंबर जो कमरा है वो बीजेपी के लोगों के लिए खुला है। कल ये कह सकते हैं बीजेपी के जो लोग हैं उनको वैक्सीन मिलेगी और कोरोना वॉरियर्स को भी नहीं मिलेगी। इसलिए देश की जनता आखिर विश्वास करे तो किसके वक्तव्य पे करे? क्या देश के लोगों की जवाबदेही से जब भारतीय
जनता पार्टी के नेताओं से जब जवाबदेही तकनीक की बात पूछी जाती है तो वो अनगढ़ के बयान क्यों करते हैं? किसने देश के वैज्ञानिकों पे, किसने देश के कोरोना वॉरियर्स पे, किसने प्रश्न उठाया कि सरकार से भारतीय जनता पार्टी के नेता बौखलाहट कर रहे हैं? उन्हें बताना चाहिए, देश के लोगों को आश्वस्त करना चाहिए। इस चैनल पे जो समय मिला उसमें यह आश्वस्त करना चाहिए कि हम जो वैक्सीन जो लेके आए हैं उस वैक्सीन का रोड मैप क्या होगा। यहां पे सिर्फ सुर्खियां बटोरना, चुनाव का प्रयोजन करना, एक व्यक्ति के अंदर सरकार का समाहित हो जाना, एक बात बताइए, दूसरे वक्तव्यों का कोई मायना नहीं देना, ये तमाम बातें इस देश के सामने है। चाहे वो देश की रक्षा से जुड़े हुए मामले हो, चाहे देश के स्वास्थ्य से जुड़े हुए मामले हो, हर व्यक्ति के बयान बदल जाते हैं। देश के रक्षा मंत्री का अलग बयान आता है, देश के विदेश मंत्री का अलग बयान आता है। सवाल करें, जवाब तो सुनिए, पंकज जी जवाब देने को बेताब है। विश्वास किस पे किया जाए? तो उनका पंकज जी का जवाब भी सुन लीजिए, लेकिन मेरा भी एक सवाल ले लीजिए कि अगर ये चुनाव से जुड़ा हुआ मामला है तो तमिलनाडु में तो चुनाव नहीं होने हैं। तमिलनाडु की सरकार ने भी कहा कि हम फ्री में देंगे वैक्सीन। देखिए ये मैं आपसे गुजारिश करना चाहूं, बीजेपी के नेता ने कहा था कि देश के अंदर जांचें कैसे हो रही हैं, इन्हें पता होना चाहिए कि आरटीपीसीआर के जो टेस्ट हैं, राजस्थान की सरकार के अंदर जो किट है, केंद्र की सरकार ने उसे प्रोवाइड करने से मना कर दिया। आज राजस्थान की सरकार दे रही है। राजस्थान की सरकार तो जनता के जवाबदेह है ही। राजस्थान की सरकार तो आज भी अगर 40,000 का इंजेक्शन है वो दे रही है। लेकिन क्या ये देश की किसी एक राज्य की बात है? ये पूरे देश की बात है। ये 130 करोड़ लोगों की बात है। हम हमारे 7.5 करोड़ लोगों के लिए पूर्ण रूप से समर्पित है। ये राजस्थान सरकार ने प्रूव किया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी क्या सोच के ये पूरे देश को बताए? बोलिए पंकज जी। आप देखिए, मैं कह रहा हूं समर्पण देखिए कितना समर्पण है। मुख्यमंत्री जी जो है पिछले 1 महीने से जो है घर से बाहर नहीं निकले हैं। ऑनलाइन ही टीका लगाएंगे वो, और ऑनलाइन ही देखेंगे। दूसरा आप देखिए कि जब जो है एक बात बताइए पंकज जी, एक मिनट, मुख्यमंत्री जी अगर घर में है 1 महीने से तो ऐतराज, स्वास्थ्य मंत्री अगर पहुंच जाते हैं कोरोना हॉस्पिटल का जायजा लेने के लिए तो ऐतराज, क्या करे आदमी? घर में रहेंगे। होने के बाद जाना चाहिए या नेगेटिव होने के बाद जाना चाहिए? आप बताइए, पॉजिटिव होने के बाद क्या डॉक्टर करेगा? नहीं देखिए, मैं कह रहा हूं पॉजिटिव होने के बाद क्या डॉक्टर दोनों ही स्थिति में मैं प्लीज कह रहा हूं, मैं खुद गया हुआ हूं, मैं खुद कोरोना पॉजिटिव था। क्या पॉजिटिव होने के बाद डॉक्टर पॉजिटिव होने के बाद दूसरे आदमी को देखेगा क्या? वो जो है एक अपने 14 दिन के लिए क्वारंटाइन जाता कि नहीं जाता? जब डॉक्टर जाता है, जब सब लोग जाते हैं, प्रिंसिपल जाता है, तो मेरे ख्याल में जो है बेसिकली मुख्यमंत्री और जो है स्वास्थ्य मंत्री को जाना चाहिए। और यदि स्वास्थ्य मंत्री अब मुझे जरा एक मिनट तो जाना चाहिए। पंकज जी एक सवाल का जवाब और दे दीजिए। हिंदुस्तान में आपकी पार्टी के 22 राज्य हुआ करते थे, अब थोड़े कम हो गए। उनमें से कौन कौन से राज्य के मुख्यमंत्री पीपीई किट पहन करके कोरोना हॉस्पिटल्स में गए? मैं बताता हूं आपको। 4 हॉस्पिटल में जो है खुद योगी जी गए कि नहीं गए शुरू में? बताइए मुझे। नहीं तो बता दूं आपको। नहीं मेरी जानकारी नहीं, मैं आपके एक हो सकता है आप सही होंगे। मैं आपको बता रहा हूं। दूसरा मुझे जो है यही एक चीज प्रश्न पूछा गया था। मुझे जब एक बार प्रश्न पूछा गया था कि जो है कि पहला हक जो है किसी समुदाय पर होगा, तब ये कब लिखा हुआ था, लेकिन मैंने उसको पढ़ के बाद में बताया कि जो है 6 जुलाई जो है 2006 को कहा गया था, और जो भी डेवलपमेंट मीटिंग में कहा गया था, आपको जो आंकड़े कहेंगे मैं दूंगा। अब दूसरी चीज है, चलो कोई बात नहीं, जाएगी नहीं गए कोई बात नहीं, मैं अब आता दूसरी बात पे। इन्होंने कहा, अब मुझे बताइए केंद्र सरकार ने कंटेनमेंट जोन की व्यवस्था कब करी थी? अभी जयपुर में व्यवस्था ठीक है इस टाइम, या अच्छी है खराब है? पहले बता दीजिए। जनता देख रही है, जयपुर की हालत देख रही है। आप, हम और शायद जो है श्याम सुंदर जी पॉजिटिव हैं, पूरे परिवार से पॉजिटिव आए हैं। लेकिन आज स्थिति है कि हमारा पड़ोसी जो है पॉजिटिव है, सब कुछ है। 31 तारीख को हमें यह कहा गया था कि जो है बेसिकली जो है नई जो है कंटेनमेंट लोगों की जो है स्कैनिंग की लोगों की व्यवस्थाएं बनेंगी। आज 4 तारीख तक मुझे बता दीजिए कि कहीं आपने कहा, पहले आपने कहा कि हम ऐसा करेंगे कि जो हर एक घर में 3 होंगे तो करेंगे। आज सुबह पेपर में पढ़ा कि जहां पर 10 घर होंगे तब करेंगे। अब आप मुझे बताइए कि एक लाइन में कितने घर होते हैं? अब ये कहां की है सर? अलग जगह ना, मुझे बताइए किस दूसरा मैं आ रहा हूं, एक एक करके आ रहा हूं मैं। आ रहा हूं 44 सुन जाइए 44 जो है आपने मुझे बताइए, आपने ऑक्सीजन आज वैक्सीन के लिए देश का प्रधानमंत्री ले जा सकता है, लेकिन वैक्सीन के बाद क्या हो सकता है वो नहीं बता सकते। सिर्फ आरोप कर सकते हैं, सिर्फ ये जयपुर की शहर से नहीं कर सकते, घर की गली से नहीं कर सकते। चलिए देश के 130 करोड़ लोग नजर नहीं आते, सिर्फ वही आता है। एक मिनट आप दोनों प्लीज। श्याम सुंदर जी आपके पास आऊंगा, लेकिन पहले डॉक्टर अटोलिया हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब, ये कहावत हो सकता है हमारे जो राजनीतिक मित्र हैं उनको थोड़ी सी बुरी लगेगी, लेकिन सच्चाई ये है कि अभी वैक्सीन को लेकर के कोई तारीख नहीं आई है, तो हाल फिलहाल सूत कपास नहीं है हमारे पास, हम लट कर रहे हैं, अलग बात है। लेकिन ये जो अभी से शुरुआत हो गई है, ये आगे के लिए कुछ संकेत देती है, जिस पर श्याम सुंदर शर्मा जी के पास तो मैं जाऊंगा ही, लेकिन इसका जो चिकित्सकीय पक्ष है मैं उसके बारे में आपसे बात करूंगा। वैक्सीन को लेकर लोग किस तरह से उत्सुक हैं, इंतजार हैं, व्याकुल हैं, ये हम सब जानते हैं। लेकिन ये किन चैलेंजेस के साथ, मैं क्लिनिकल एस्पेक्ट पे बात कर रहा हूँ, किन चैलेंजेस के साथ और किन आशंकाओं के साथ हम तक पहुंचेगी, ये भी तो समझा जाना चाहिए। अटोलिया जी। हाँ सर, वैक्सीन अभी केवल
इंग्लैंड में उसको चालू किया गया है और वहाँ पर उनकी गवर्नमेंट ने वैक्सीन लगाने के लिए अनुमति दी है। हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने अभी अनुमति नहीं दी है। थर्ड फेज ट्रायल चल रहा है सीरम बायोटेक का, सीरम इंस्टीट्यूट का, कोविशील्ड का। काफी अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं, एनकरेजिंग रिजल्ट है और रिजल्ट को देखते हुए बड़ी खुशी भी हो रही है और संभावना ये है कि ये हमारे देश में कोरोना से लड़ने में बहुत सहायक सिद्ध होगी। और जिस तरह की साइड इफेक्ट्स की बात करते हैं, शॉर्ट टर्म साइड इफेक्ट्स देख लिए गए हैं ज्यादातर वैक्सीन के, चाहे विदेशी वैक्सीन हो चाहे इंडियन वैक्सीन हो। शॉर्ट टर्म साइड इफेक्ट्स है वो काफी कम है, जिस तरह के बदन दर्द होना, बुखार आना, सिर दर्द होना, थकावट होना। और लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट अभी हम देख नहीं सकते, क्योंकि लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट देखने के लिए 2 साल, 4 साल, 5 साल की जरूरत होती है। उस ट्रायल के लिए हमारे पास समय नहीं है और उस समय नहीं होने की वजह से तो ये स्पष्ट है कि ये जोखिम तो मानव प्रजाति को लेना ही होगा कि लॉन्ग टर्म में अगर इसके कोई दुष्परिणाम आएंगे तो जब आएंगे तब देखी जाएगी, लेकिन हाल फिलहाल तो ये वैक्सीन हमको इस जोखिम के अंदेशे के साथ लेनी पड़ेगी। लेकिन एक बात और समझाइए डॉक्टर साहब, ये 140 करोड़ का हमारा देश और ये कहा जा रहा है कि साहब -70 डिग्री के तापमान पर उसको आप स्टोर कर सकते हैं। तीसरी बात यह कि घर में 4 आदमियों के लिए कोई अच्छी रेसिपी बना लेना एक बात है, और अगर आपको 12 जिमानी हो तो फिर स्थिति दूसरी होती है। तो इस लार्ज स्केल पर उसका प्रोडक्शन, ये सब चैलेंजेस क्या मीट आउट किए जाने की स्थिति में हैं? इंडिया एक ऐसा कंट्री है जहां सबसे ज्यादा प्रोडक्शन की कैपेसिटी है पूरे वर्ल्ड में, और हमारे देश की जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है, हमारी जो वैक्सीन तैयार हो रही है वो 40 डिग्री पर स्टोरेज करने की कैपेसिटी में भी है। अगर ये वैक्सीन सक्सेस होती है तो ट्रांसपोर्टेशन 40 डिग्री, यस सर 40 डिग्री, नॉट माइनस, अच्छा 40 डिग्री बोल रहा हूँ। ठीक। और 40 डिग्री पर अगर हम ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हैं, आराम से हमारी पहुंचाई जा सकेगी और फील्ड में भी पहुंचाया जाए। हमारे पास बहुत बड़ा फील्ड वर्क भी है, जैसा कि हम जानते हैं, आंगनबाड़ी वर्कर भी है, और मुझे लगता नहीं कि कोई दिक्कत आएगी वैक्सीन पहुंचने में और वैक्सीन लगने में दिक्कत नहीं आएगी। बस प्रॉब्लम तो एक जो दिमाग में है वो यही है कि लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट क्या होंगे। तो मतलब डॉक्टर साहब इस बात को लेकर हम खुश हो सकते हैं कि 8, 9 महीने, 10 महीने से जो तपस्या चल रही है उसको वो अब अपने पूर्णाहुति की तरफ है, ये मानकर चला जा सकता है। बिल्कुल। चलिए ठीक है। श्याम जी, अभी आप हमारे दोनों राजनीतिक मित्रों को सुन रहे थे। कुछ दिन से हम टीवी पर, अखबारों में, मीडिया में हम ही लोग जो खबरें आती हैं लोगों तक पहुंचाते हैं, उन सब खबरों से ये संकेत मिलता है कि जैसे कोरोना के शुरुआत में परहेज किया गया था किसी भी तरह की राजनीति से और नैतिकता के आसपास बने रहने का संकल्प दिखाया था सभी पार्टियों ने, वो अब वैक्सीन के मामले में भी उसी तरह की बातें होंगी ऐसा लगता है। जबकि जो नॉर्म्स हैं उनके हिसाब से एक वैक्सीन जो ही बनकर मार्केट में आएगी उसके सारे टेस्ट हो जाएंगे, सारी औपचारिकता हो जाएगी, तो मानवाधिकार का विषय हो जाता है, उसको पाना किसी भी व्यक्ति का अधिकार है। और अभी तक जो बातें हुई हैं उसमें केंद्र सरकार से कितने में खरीदती है राज्य सरकार और फिर कितने में लोगों को देती है, ये एक व्यवस्था बनने की संभावना दिखती है अभी तक की खबरों के मुताबिक। तो आगे ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि ये भी एक मुद्दा बनेगा कि हमने इतने में खरीदी थी, लेकिन या तो देखिए हमने फ्री में दी, या फिर हमने इतने में दी, हमने इतने में दी, या हमने इतने में दी। इस लड़ाई के लिए भी, इस लड़ाई को देखने के लिए भी, इस सियासी लड़ाई को देखने के लिए भी तैयार रहना चाहिए, ऐसा लगता है क्या श्याम सुंदर शर्मा जी? प्राइम मिनिस्टर ने आज विपक्ष के साथ बातचीत की, सभी पार्टीज के साथ, तो उन्होंने बहुत सारी चीजें स्पष्ट क्लियर भी की है कि कुछ हफ्तों का टाइम लगेगा, ये निश्चित है। पहले चरण में हम 1 करोड़ आपके हेल्थ वर्कर को देंगे, 2 करोड़ फ्रंट लाइन के जो काम करने वाले जैसे पुलिस हैं, आपके सेना है, या आपके म्युनिसिपैलिटी के काम करने वाले लोग हैं, और उसको शामिल ये भी है जो गंभीर रूप से पीड़ित है इस रोग से, उनको देंगे। ये तो तय हो गया पहले चरण में। अब हमें देखिएगा 5 राज्य हैं, दिल्ली शामिल नहीं है श्याम सुंदर शर्मा जी कोरोना वॉरियर्स में। नहीं, अभी मेरा कहने का मतलब है कि क्योंकि हम उस फ्रंट लाइन में आते हैं, जब आपके टेस्ट हुए थे तो पहले मीडिया के हुए थे, क्योंकि राज्य सरकारें अपने अपने मीडिया वालों को जो फील्ड पे काम करता है वो उसमें शामिल हो जाता है, और अभी तक वैधानिक रूप से केंद्र सरकार ने, राज्य सरकारों ने उस लाइन में नहीं रखा मीडिया को। बात तो हकीकत है, उसमें दो राय नहीं, हम भी कहना चाहते हैं। लेकिन आप देखिएगा मध्य प्रदेश, दिल्ली, गुजरात और महाराष्ट्र, ये 5 राज्य ऐसे हैं जहां पर कि सबसे ज्यादा मरीज कोरोना के। अब आप देखिएगा बार बार बात आ रही है, अगर हम बात करें तो अगर ICMR के डायरेक्टर है डॉक्टर बलराम भार्गव, उन्होंने कहा है कि वैक्सीन का इफेक्टिवनेस कितनी है
उस पर निर्भर करेगा कि हमको कितनी वैक्सीन लगानी पड़ेगी, किस प्रकार का प्रभाव चलेगा। क्योंकि डॉक्टर साहब ने सही कहा कि लॉन्ग टर्म इसके क्या प्रभाव होंगे वो तो हमारे पर रिजल्ट नहीं है, लेकिन ये बात मान के चलिएगा कि प्रधानमंत्री यदि कह रहे हैं तो हमको वैक्सीन की सफलता पर कोई संदेह नहीं करना चाहिए, और वैक्सीन का इंतजार भी ज्यादा नहीं है बाकी देशों से। हम क्योंकि हम टीकाकरण करते आए, और टीकाकरण के अंदर आप देखिए एक दिन में हम कितने बच्चों को टीका लगा लेते हैं, तो ये तो हमारे साथ कैपेसिटी तो है। और ऐसे विदेशों की देखिए अमेरिका वगैरह में टीकाकरण नहीं होता, हमारे यहाँ टीकाकरण होता है क्योंकि हम उस चीजों को झेल चुके हैं, चेचक को झेल चुके हैं, पोलियो को झेल चुके हैं, तो सारी बातें हैं। देखिए 95,71,00,000 लोगों के मामले अब तक हमारे सामने आए हैं केसेस, और 95,15,00,000 ठीक भी हो गए। आज हमारे यहाँ कोरोना से मरे भी हैं 1,39,000 मरे हैं, और 4,14,000 लोग आज सक्रिय कोरोना से पीड़ित हैं। तो हमारी बहुत ज्यादा संख्या नहीं है जिससे कि कोरोना पीड़ित लोग हों जिसको तत्काल वैक्सीन की जरूरत हो। वैक्सीन हमारी निश्चित रूप 3 ट्रायल पर है, और एक सप्ताह से प्रधानमंत्री जी वैक्सीन श्याम सुंदर शर्मा जी नहीं, मैं कह रहा हूं कि जैसे एक सप्ताह से प्रधानमंत्री सक्रिय है। बहुत जल्द हम सब प्रतिरोधी क्षमता इस कोरोना के खिलाफ लेकर खड़े होंगे, जिंदगी पहले की तरह चलेगी। और जैसा हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने ट्वीट किया था दिवाली के अवसर पर कि अगली दिवाली संभवतः ईश्वर करे कि हम उस आतिशबाजी के साथ उसी उत्साह उमंग के साथ मनाएंगे, वो एक प्रतीकात्मक बात थी, लेकिन ये उम्मीद की जानी चाहिए कि फिर से जिंदगी उसी तरह से मुस्कुराएगी। बहुत शुक्रिया आप सभी का आज प्राइम डिबेट में शामिल होने के लिए। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।